और कैसे हैं आप सब। हमने पिछली क्लास तक क्या क्या पढ़ लिया था इस टॉपिक में। हमने सबसे पहले बात करी थी एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसको हमने मीन कहा था स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में। फिर हमने बात करी रिस्क को कंप्यूट करने की, एक सिक्योरिटी का रिस्क निकालना सीखा जिसको हमने बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन कहा था। फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसे शॉर्ट में सीवी कह रहे थे, वो निकालना सीखा। और ये करने के बाद फिर हमने टू एसेट पोर्टफोलियो को क्रिएट किया, जिसमें हमने टू एसेट पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न और उसके बाद फिर ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो चीजें भी कंप्यूट करनी सीखी। और हमेशा की तरह मैं आपके जो कमेंट्स पढ़ता हूँ वीडियोस में जो आप डालते हैं, मैंने इस चैप्टर में जो वीडियोस डली हुई हैं उसके कमेंट्स पढ़े, तो मुझे अभी तक जो लग रहा है कि हाँ, बच्चों को सब कुछ ठीक से समझ में आ रहा है, बच्चे सेटिस्फाइड हैं। और एक टीचर को ऑफ कोर्स काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब पॉजिटिव कमेंट्स देखते हैं हम वीडियोस पर, तो मुझे भी मिलेगा ऑफ कोर्स। और लेकिन ना उसमें मैंने एक कमेंट पढ़ा ऐसा, उस एक वीडियो पर, शायद लास्ट क्लास की वो वीडियो थी, उसमें मैंने देखा कि एक बच्चे ने लिखा कि अभी तक सर आपने एफएम में जो भी पढ़ाया सिक्योरिटी एनालिसिस से पहले तक का, कैपिटल बजटिंग तक, वो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, पर्सनली सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। समझ में आ रहा है लेकिन डिफिकल्ट लग रहा है। देखिए, ये टॉपिक ना डिफिकल्ट है नहीं, इस टॉपिक में बच्चे अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं रिवाइज ना करके। इस टॉपिक में फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, अभी तो और आएंगे, और अगर हमने इन फॉर्मूलाज के लिए समरी नहीं बनाई और साथ साथ पुराना रिवाइज नहीं किया, तो ये टॉपिक भी हाथ से निकल जाएगा, आई एम श्योर। अब रेगुलर बैच में पता है क्या होता है कि जब मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, खासकर इस टॉपिक में, तो मैं इस बात का खास ध्यान रखता हूँ कि कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ तो उस पर मैं काफ़ी सारी प्रैक्टिस करवा दूँ, फिर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ फिर प्रैक्टिस करवा दूँ, और फिर एक बार सारा रिवाइज करवा दूँ। मतलब बीच बीच में मैं खुद भी रिवाइज करवाता रहता हूँ जब भी हम रेगुलर बैच में इस टॉपिक को पढ़ते हैं। और वो इसलिए ताकि पीछे वाला भी हमारे हाथ में रहे, हमारे कंट्रोल में रहे। क्योंकि देखो, एज अ टीचर ना मुझे दो बातें लगती हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, बच्चे को लॉजिक बता दो, कॉन्सेप्ट बता दो, समझा दो कि उसको रटना ना पड़े। और दूसरा, उसके बाद ना उसकी प्रैक्टिस करवा दो। जिस तरीके से जब हम गाड़ी सीखते हैं चलाना, तो पहले बताया जाता है कि देखो ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ऐसे ये गियर्स लगते हैं। पहले थियरी बताई जाती है, कॉन्सेप्ट बताया जाता है, और उसके बाद ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपके हाथ में गाड़ी दे दी कि जाओ चलाओ। आपको फिर प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, तभी आप गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट बनते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ एप्लीकेशन करवाना भी जरूरी है। कॉन्सेप्ट बता के ही आपको छोड़ दिया जाए तो प्रॉब्लम है। ऐसे ही सिर्फ कॉन्सेप्ट बता के आपको कहें किसी का एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाओ, दिक्कत है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस मतलब एप्लीकेशन भी जरूरी रहती है। और सिर्फ एप्लीकेशन करवा दें, कार में तो चलो हो सकता है कि शायद आपको दिक्कत ना आए, लेकिन अगर सिर्फ एप्लीकेशन करवा दे तो रिटेंशन बहुत लंबी नहीं रहेगी। यहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी आपको कि ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, रट्टा लगा लिया सारे फॉर्मूलाज का, लेकिन ना फिर वो फॉर्मूला भूल जाएंगे आप अगर आपने लॉजिकली नहीं समझे होंगे तो। बाकी ये तो रेगुलर बैच की बात हुई। मैं अब ऐसा करता हूं आपके साथ, अब उस बच्चे का कमेंट आया ना, तो उसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो मैं क्या करता हूं, आपको ना आज मैं पहले ऐसा एग्जाम्पल लेके बात करता हूं जिसमें हम अभी तक जो पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज कर लेंगे। मतलब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें हम एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब निकाल लेंगे एक बार। और फिर जो मुझे अगले कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने थे, उसी एग्जाम्पल की मदद से उसको इंटीग्रेट करते हुए नई बातें भी सीख लेंगे। ठीक है, मतलब कुछ नई बातें भी सीखेंगे और पुराना रिवाइज भी कर लेंगे, ताकि जो है हमारे कंट्रोल में ये टॉपिक रहे। और आखिर में, आज की क्लास में आखिर में, जो हम आज तक पढ़ लेंगे उसकी ना एक समरी भी लिख लेंगे, ताकि बिल्कुल ही कंट्रोल में आ जाए टॉपिक हमारे। ठीक है, ये शायद ठीक रहेगा ऐसा करना। तो चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से हम पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। आइए जरा देखिए, ये वो एग्जाम्पल है जिसकी मदद से हम अपना पिछली क्लास तक जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे, और इस एग्जाम्पल की मदद से कुछ नई बातें भी सीखेंगे। दिखने में आपको लगेगा ये एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है, हाँ सिंपल सा ही एग्जाम्पल है, लेकिन ये पास्ट में आया हुआ सीए फाइनल का एक क्वेश्चन है। अब क्योंकि हमारा एमसीक्यू पैटर्न है, ऑफ कोर्स हमारे एग्जाम में छोटे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो ये एमसीक्यू पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो बिल्कुल एप्ट एग्जाम्पल है।
और ये सेम नहीं भी आएगा तो थोड़ी फिगर चेंज करके आ सकता है इस तरह का एमसीक्यू। आइए जरा अब इसके थ्रू हम अपना पहले पिछली क्लास तक का सारा रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले कंप्यूट किया था इस चैप्टर में एक्सपेक्टेड रिटर्न, और एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब स्टैट्स में हमने कहा था हम मीन निकालेंगे, मतलब एवरेज निकालेंगे, और एवरेज निकालने का तरीके थे दो। अगर हमें पास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन मतलब हिस्टोरिकल डेटा दे रखा है, या फिर फ्यूचर के एस्टिमेट्स मतलब प्रोबेबिलिटीज दे रखे हैं। पास्ट ईयर का डेटा दे रखा था तो हमने कहा था पास्ट ईयर का जो डेटा है सारे रिटर्न को जोड़ देंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, ये जो एवरेज आएगा यही मीन या एक्सपेक्टेड रिटर्न है। और फ्यूचर की अगर प्रोबेबिलिटीज दे रखेंगी तो हर एक रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बेसिकली वेटेड एवरेज था। तो हमने कहा था भाई ये दो तरीके हैं। हमें यहां पर क्या दे रखा है, ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटीज तो गिवन नहीं है, पास्ट ईयर का डेटा दे रखा है, तो क्या करेंगे इसका सिंपली एवरेज निकाल लेंगे। हमें यहां पर दो सिक्योरिटी गिवन है, सिक्योरिटी एक्स, सिक्योरिटी वाई, इसका मतलब हमें इन दोनों सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। और हम मीन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमने कहा था एक्स के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न बोले या एक्स बार बोले, और हमने सिंपली क्या करना है पास्ट ईयर के जो 2 सालों का रिटर्न दे रखा है उन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि 2 साल है 2 से डिवाइड कर देंगे। मैंने जब आपको एग्जाम्पल करवाए थे वहां पर 5 इयर्स का डेटा था, तो हमने कहा था ठीक है 5 सालों के जो रिटर्न है जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 ही साल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 26/2 हो जाएगा 13%। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक ऐसे ही हम करेंगे वाई बार, और वाई बार हमारा कैसे आएगा 12 + 18 डिवाइड बाई 2, और ये हमारा हो जाएगा कितना 15%। तो हमारा x का और y का दोनों का क्या आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न। यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा था तो सिंपली हमने क्या किया पास्ट ईयर के दोनों रिटर्न्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम निकालते थे स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड से कितना डेविएट कर रहा है, स्टैंडर्ड मतलब मीन से कितना डेविएशन है। तो हमने फिर क्या किया था, हमने कहा था कि भाई देखो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिटर्न दे रखे हैं पास्ट ईयर के वो लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी एक्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पिछले 2 सालों का जो हमें रिटर्न दे रखा है वो 10 और 16 दे रखा है। हमने कहा 10 और 16 लिख लेते हैं, ये लीजिए 10 और 16 लिख लिया। फिर हम देखेंगे कि ये जो 10 और 16 मतलब पास्ट ईयर के रिटर्न है ये मीन से कितने डेविएट कर रहे हैं। हमारा मीन कितना है एक्स का 13%, तो हमने कहा हम डेविएशंस निकाल लेंगे, मीन से डेविएशन निकालेंगे। 10 - 13 मतलब -3, 16 - 13 मतलब 3। हमने क्या किया मीन से डेविएशन निकाल दिया, पर क्योंकि हमने देखा कि भाई अगर इसका हम टोटल कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमने कहा भाई इसको तो हमें थोड़ा सा माइनस साइन को किसी तरीके से हटाना पड़ेगा, तो हमने कहा इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करते ही ये जो है ये साइन हट गए, तो ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, और टोटल कितना हो गया 18। अब ध्यान रखें जो ये 18 है ये पिछले 2 सालों के डेविएशंस का टोटल है। डेविएशन तो है लेकिन 2 सालों के डेविएशन का टोटल है। जिस तरीके से हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते वक्त 2 सालों के रिटर्न का एवरेज लिया था, इसलिए डेविएशंस का भी एवरेज लेना बनता है। और डेविएशंस का एवरेज हम कैसे लेंगे, हमने कहा भाई देखो जो हमारा फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन का उसमें क्या था, सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, मतलब हमें इस 18 का पहले तो एवरेज लेना है, 2 साल है तो 2 साल से 2 से डिवाइड कर देंगे। और क्योंकि ये डेविएशंस का स्क्वायर है, ये जो 9% स्क्वायर है बेसिकली, मतलब ये जो डेविएशन जो आए थे 3% इंटू 3% देखा जाए तो डेविएशन का स्क्वायर है। तो अगर आप देखोगे तो इस 18 के आगे अगर साइन लगाना हो ना तो परसेंटेज नहीं परसेंटेज स्क्वायर हो जाएगा। हमने कहा क्योंकि ये डेविएशन का स्क्वायर था इसलिए इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो हमने कहा फिर ठीक है हम इसके ऊपर एक छतरी भी लगा देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ जाएगा। आ रही है ना बातें याद, ये सब बातें एक्सप्लेन की थी मैंने आपको। 18 डिवाइड बाय 2, ये 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3, और मैंने कहा था लास्ट में एक बार सिर्फ परसेंटेज लगा देना, क्योंकि हमने डेविएशंस का पहले स्क्वायर लिया और बाद में स्क्वायर रूट ले लिया, तो वो पहले परसेंटेज स्क्वायर के बाद वापस परसेंटेज में आ गया, तो अब 3% इज दी स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक ऐसे ही y का भी निकाल लेंगे। y का 2 सालों का रिटर्न कितना दे रखा है सर, y का है 12-18। फिर हम y के डेविएशंस निकालेंगे, y माइनस y मीन, मीन कितना है भाई इसका 15, तो 12 - 15 - 3, 18 - 15 हो गया 3, और फिर हम क्योंकि माइनस आ रहे हैं तो इसकी भी स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करते ही क्या हो गया 3 × 3 9, 3 × 3 9, और ये हमारा क्या हो जाएगा इसका टोटल 18। और अगर हमें अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ y माइनस y मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय n।
क्योंकि 18 2 सालों के डेविएशंस का टोटल है। जिस तरीके से हम रिटर्न निकालते वक्त रिटर्न का एवरेज ले रहे थे, तो डेविएशंस का भी एवरेज लेंगे, तो ये n से डिवाइड करने का मतलब डेविएशंस का एवरेज हो रहा है। क्योंकि ये जो डेविएशंस है ये स्क्वायर डेविएशंस हैं, तो हमें स्क्वायर्ड नहीं चाहिए, तो इसलिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसलिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो ये हो जाएगा, इसका भी 3% ही आ रहा है, मतलब दोनों का रिस्क जो है वो सेम है। यहां तक क्या बात आपको क्लियर है? पक्का? ये हमने अभी जो किया वो क्या निकाला, एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमने सबसे पहले शुरुआत की जो पहली क्लास थी वहां पे जब हमने ये डिस्कस किया था, तो ये दोनों चीजें डिस्कस की थी। अब ना मैं आपको एक नई चीज यहां पर कैलकुलेट करवा रहा हूं, एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो इसी से कनेक्टेड है। इसी एग्जाम्पल की मदद से अभी हम बहुत कुछ और भी सॉल्व करेंगे। और वो क्या है अगला कॉन्सेप्ट, ध्यान से प्लीज सुनेगा। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने रिटर्न लिख लिए 2 सालों के, उसके बाद फिर हमने डेविएशंस निकाले -3 और 3, और क्योंकि इनका सम टोटल 0 होगा तो इसलिए हमें डेविएशंस का स्क्वायर भी करना पड़ा, जो कि 18 आ गया। 18 जो है वो पिछले 2 सालों का डेविएशन है। इस 18 का जब हमने एवरेज निकाला 2 से डिवाइड करके तो 9 आया। 18 को 2 से डिवाइड करके क्या आया, 9 आया। ये जो 9 है ना, 9, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज वेरिएंस। क्या बोलेंगे, वेरिएंस। मतलब मैं अब आपको एक नया स्टैटिस्टिकल टूल बता रहा हूं और उसका नाम क्या है, वेरिएंस। और वेरिएंस कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला से छतरी हटा ले तो वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला से अगर हम वो छतरी हटा दें तो वेरिएंस है। मतलब क्या है कि आपको वेरिएंस का फॉर्मूला को याद नहीं करना, सिंपली बस ये उड़ा दो ऊपर से, ये उड़ाते ही ये क्या बन जाएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 2 सिक्योरिटी का वेरिएंस निकाल दो, मैं आपको बताऊंगा अभी वेरिएंस हम क्यों ज्यादा यूज नहीं करते, स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों ज्यादा पॉपुलर है। पर अगर आपको वेरिएंस निकालना हो सिक्योरिटी एक्स का, तो आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय n, बस छतरी गायब कर दोगे। और वो कितना आ रहा था, 18 डिवाइड बाय 2, 9। ऐसे ही अगर आपको वेरिएंस निकालना हो y का, वेरिएंस निकालना हो y का, तो क्या करोगे, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और डिवाइड बाय n, तो ये हो गया 18 डिवाइड बाय 2, और ये भी आ गया 9। आती है बात समझ में? वेरिएंस बेसिकली कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर से अगर छतरी हटा दें, या फिर जो हमने कहा था कि जो हमने स्क्वायरिंग की थी वेरिएंसेस की, उसी का ही अगर एवरेज निकाल देते हैं तो वो वेरिएंस कहलाता है। सर लेकिन हम यूज तो स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे हैं। यूज स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए ज्यादा होता है, उसके पीछे कारण क्या है, ध्यान से प्लीज सुनेगा। वेरिएंस भी रिस्क ही बता रहा है, ये भी, क्योंकि भाई इसी का तो स्क्वायर रूट करेंगे, जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली। जिसका वेरिएंस ज्यादा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा ही होगा, या जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है उसका वेरिएंस भी ज्यादा ही होगा। नहीं, तो आप जरा सोचें कि ये हम क्यों ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो था ये डेविएशन का भी स्क्वायर था। मतलब ये कि ये 1% नहीं, इसके आगे मुझे अगर मान लो साइन लगाना हो तो पता है साइन क्या लगेगा, परसेंटेज स्क्वायर। इसके आगे साइन क्या लगेगा, परसेंटेज स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट जब निकाल देते हैं तो ये सिंपली परसेंटेज आ जाता है। क्योंकि ना ये यूज करने में थोड़ा सा मुश्किल है, इसको यूज नहीं किया जा सकता, इसको उतने बेहतर तरीके से कन्वीनियंटली यूज नहीं किया जा सकता जितना कन्वीनियंटली किसको यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को। इसलिए वेरिएंस जो है हम जब पोर्टफोलियो में जब यूज करते हैं, कम यूज करते हैं, वेरिएंस का भी आगे यूज आएगा, लेकिन ज्यादा यूज क्या होता है, जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हम जो स्क्वायर्ड डेविएशंस का एवरेज है उसका स्क्वायर रूट लेके जो आता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी बात करते हैं। इसके आगे अगर साइन लगाना हो तो क्या लगाना पड़ेगा, ऐसे परसेंटेज स्क्वायर। और इसलिए हम इसका जो है वो क्या कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते वक्त स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? फिलहाल मैं आगे कोई साइन नहीं लगा रहा हूं, 9 भी लिखोगे चलेगा, लेकिन अगर साइन लगाना हो तो परसेंटेज स्क्वायर है ये, ठीक है ना। अब आप जरा देखिए, मैं अब वापस से आऊंगा इस एग्जाम्पल पर। अभी फिलहाल जो हमारी अगली कंप्यूटेशन है वो किस चीज की है, वो है वेरिएंस की। और वेरिएंस की कंप्यूटेशन 2 तरीके से हो सकती है। सेम आप देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का ही फॉर्मूला है दोनों जगह, बस ऊपर छतरी गायब है, ऊपर छतरी गायब है। अगर मैं वेरिएंस के फॉर्मूला में छतरी लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। सोचिए, अगर वेरिएंस के फॉर्मूला में छतरी लगा दे तो वो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारा पीछे वेरिएंस कितना आया, 9,
9 का स्क्वायर रूट निकालते ही क्या बन गया? 3। 3 इज व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 इज व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूं कि हमारा 9 वेरिएंस है और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है पिछले वाले एग्जांपल में, तो इस 3 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मतलब जिस तरीके से वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालने पर स्टैंडर्ड डेविएशन आता था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकालने पर वेरिएंस आएगा। फिर से बोलता हूं, जैसे यहां पर आप इसी एग्जांपल में देखो, जब हमने 9 का स्क्वायर रूट निकाला तो 3 आ गया, तो 3 का स्क्वायर निकालोगे तो 9 आएगा। मतलब वेरिएंस के ऊपर छतरी लगा दें, आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। ठीक ऐसे ही अगर हमें सपोज वेरिएंस निकालना हो स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से, तो उसको स्क्वायरिंग कर दो। स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या निकल आएगा? वेरिएंस निकल आएगा। बड़ी बेसिक सी बातें हैं और कुछ भी नया नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला के अंदर ही छुपा हुआ था ये, बल्कि स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालने का पहला स्टेप वेरिएंस है। पर वेरिएंस ज्यादा यूज नहीं होता। जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन की ही ज्यादातर बात करते हैं। वेरिएंस का यूज आगे आएगा, देखेंगे कैसे आएगा। लेकिन फिलहाल वेरिएंस बेसिकली क्या है? वेरिएंस है जो हमारे पास्ट ईयर के डेविएशंस है मीन से, उनका स्क्वायर का एवरेज। आसान से शब्दों में बोले, जो हमारे पास्ट ईयर्स के डेटा है, पास्ट ईयर के रिटर्न्स हैं, उनका अगर हम डेविएशन निकाल दें और उसके बाद स्क्वायरिंग कर दें और उस स्क्वायर्ड डेविएशंस का एवरेज निकाल दें, दैट विल बी नोन एज वेरिएंस। और उस वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल दें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। बात बड़ी सिंपल सी है। फास्ट ट्रैक बैच है, वरना मैं इस पर बड़े सारे एग्जाम्पल करवा करवा के दिमाग में बात बिल्कुल बिठा देता, पर अभी भी मैंने इतनी बार तो बोल ही दी है कि बात आपको समझ में आ ही गई होगी। लिखने का वक्त मैं आपको भी दे दूंगा, ठीक है? आज जितना भी मैं एक्सप्लेन करूंगा सब लिखने का वक्त दूंगा। मैं अभी अपने मेन एग्जाम्पल पे वापस आ रहा हूं। मैंने अभी इस एग्जाम्पल में 3 चीजें निकलवाई है। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलवाया है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलवाया है, तीसरा मैंने कहा वेरिएंस निकाला है। देखा जाए तो हमारे ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही वेरिएंस निकल गया था। ये जो छतरी के अंदर जो 18/2 करते ही जो आया वो क्या है? 9 क्या है? वेरिएंस। और इसी 9 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर निकाल देंगे तो वेरिएंस बन जाएगा। ठीक, बढ़े अगले पार्ट की तरफ बढ़े। आइए, इसी एग्जाम्पल में हम अब चौथी चीज निकाल रहे हैं, और वो क्या निकाल रहे हैं? पोर्टफोलियो का रिटर्न। और पोर्टफोलियो का रिटर्न मतलब दोनों शेयर्स हमने खरीदे हैं, लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए कि कितना कितना खरीदा है। इसने बता दिया 40% वेट सिक्योरिटी एक्स का है, 60% वेट सिक्योरिटी वाई का है। और हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न जब पोर्टफोलियो का निकाला था तो आपको याद है क्या था? सर एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर आप पोर्टफोलियो का निकालेंगे तो हम कहेंगे रिटर्न ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स प्लस रिटर्न ऑफ वाई वेट ऑफ वाई। रिटर्न ऑफ एक्स हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने सबसे पहले वही निकाला था। कितना कितना आया था? 13 और 15। 13 और 15 13% रिटर्न है हमारा किसका? एक्स का। और उसका वेट कितना बोला है? 40%, मतलब हो गया 0.4। ऐसे ही दूसरे का रिटर्न हमारा 15 आया। 15 इंटू 0.6, 13 इंटू 0.4 बताओ भाई कितना होता है? सर 13 इंटू 0.4 होता है 5.2 और 15 इंटू 0.6 होता है 9। तो ये हमारा हो गया 14.2%। 14.2% एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने निकालना सीखा था। ये भी इस एग्जांपल में हमने देख लिया। एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर पोर्टफोलियो का निकालना है तो हमारे पास जरूरी है कि कितना कितना पैसा किस किस में लगाए ये पता हो। तो उसने बता दिया हमको भाई 40% पैसा इसमें है, 60% पैसा इसमें है। अब यहां हमसे अगले पार्ट में मांगा है पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क। पोर्टफोलियो, 2 एसेट पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क हमने पिछले क्लास में निकालना सीखा था। हमने एक याद है बड़ा सा फॉर्मूला लिखा था और मैंने आपको कहा था कि वो फॉर्मूला अगर भूल जाओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को अपने दिमाग में लेके आओगे तो फॉर्मूला याद आ जाएगा। जहां पर ए क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और वेट ऑफ ए का प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी। और वहां पर आर एक एक्स्ट्रा था,
कोरिलेशन, और उसके बाद स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी, मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, जहां पर कोरिलेशन मैंने कहा था हमें अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे गिवन है, लेकिन आगे इस कोरिलेशन को भी निकालना सीखेंगे। आज मैं कोरिलेशन को भी निकालना आपको सिखाऊंगा, इसी एग्जांपल की मदद से निकालना सिखाऊंगा। फिलहाल कोरिलेशन क्या था, दो सिक्योरिटीज का आपस में किस तरह का मूवमेंट होना है, क्या दोनों सिक्योरिटीज सेम डायरेक्शन में जाती हैं, क्या दोनों सिक्योरिटीज अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, क्या दोनों सिक्योरिटीज के बीच में आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं। अगर दोनों सिक्योरिटीज बिल्कुल सेम परसेंटेज से और सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन जाती हैं लेकिन सेम परसेंटेज से जाती है तो हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव है, और बीच में कहीं पर है तो हम कहेंगे +1 या -1 के बीच में कहीं पर होगा। और फिर हमने कहा था कि अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो वहां पर तो शॉर्टकट लग जाने वाला है। जैसे यहां पर हमें दे रखा है शॉर्टकट लगाने के लिए R कह रहा है इन दोनों के बीच में +1 है, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो उसका मतलब जो हमारा वो बड़े वाला फॉर्मूला है उसको हम कहेंगे वो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा, और फिर हमारा यहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना हो x y का कंबाइन तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, वेट ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, वेट ऑफ y। पिछली क्लास में बहुत अच्छे से मैंने सारा एक्सप्लेन किया था। अगर ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता तो बीच में माइनस आ जाता, और +1 या -1 के अलावा कोई भी कोरिलेशन होगा तो फिर वो पूरा बड़े वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, फिर कोई शॉर्टकट वाला इलाज नहीं है और कोई मुश्किल है नहीं। फॉर्मूला हमें याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको 5 तरह के कोरिलेशन लेके पिछली क्लास में सारा एक्सप्लेन किया था। फिलहाल ये हमें यहां पर डेटा दे रखा है। अब मुझे बताइए, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले, दोनों के निकाले, दोनों का शायद 3% आया था। देखो भाई ये रहा 3 आया था दोनों का। इसका मतलब हम यहां कहेंगे 3 × 0.4, वेट इसका 0.4 है, प्लस 3 × 0.6, ये 1.2 हो गया, ये अरे तो 3 आ गया। ओवरऑल रिस्क भी कितना आ गया, 3% आ गया। इसी एग्जाम्पल की मदद से हम अब एक नई कैलकुलेशन सीख रहे हैं, कोवेरियंस। कोवेरियंस अब हम पहली बार देख रहे हैं, जैसे वेरियंस पहली बार देखा, कोवेरियंस पहली बार देखेंगे। कोवेरियंस की मदद से ही निकलेगा कोरिलेशन। कोवेरियंस और कोरिलेशन दोनों एक ही चीज बताते हैं। जैसे आपको याद होगा मैंने कोरिलेशन एक्सप्लेन किया था। कोरिलेशन क्या बता रहा था कि दो शेयर्स के बीच की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है और किस एक्सटेंट तक है। कोवेरियंस भी वैसा ही कुछ बताने वाला है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक ऐसे ही मैंने आपको बताया वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों एक जैसे हैं। भाई वेरियंस का ही तो आपने स्क्वायर रूट निकाला तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। वेरियंस जो था वो बेसिकली जो हम क्यों यूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो डेविएशंस का स्क्वायर था। हमने कहा इसको थोड़ा सा आसान बना दो, थोड़ा पढ़ने लायक बना दो। हमने कहा ठीक है स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही रिस्क बताते हैं, लेकिन दोनों में हम कहें कि ज्यादा आम तौर पे कौन सा यूज हो पाता है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही रिस्क बताते हैं, बल्कि वेरियंस पहले निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाद में निकलता है। ठीक ऐसे ही कोवेरियंस जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं और कोरिलेशन ये दोनों ही को मूवमेंट बताते हैं, दोनों ही मूवमेंट बताते हैं दो शेयर्स के बीच की। लेकिन दोनों में क्या फर्क है पहले मैं इसको समझा देता हूं कि करना कैसे है, कैलकुलेट कैसे करना है, फिर मैं उसका थोड़ा लॉजिकल डिस्कशन भी करूंगा आपके साथ। अब ध्यान से पहले तो इस बात को समझे, जब भी कोवेरियंस या कोरिलेशन की बात आएगी तो दो शेयर्स तो होने चाहिए, क्योंकि यहां पर हम देखना चाह रहे हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरह की मूवमेंट है। सिंगल शेयर का कभी भी कोवेरियंस या कोरिलेशन नहीं निकल सकता। सिंगल शेयर का रिटर्न निकल सकता है, सिंगल शेयर का रिस्क निकल सकता है, सिंगल शेयर का वेरिएंस निकल सकता है, लेकिन सिंगल शेयर का कोवेरियंस या कोरिलेशन नहीं निकलेगा, क्योंकि को वर्ड है ना, को मतलब दो वेरिएबल्स के बीच का को मूवमेंट पता करना है, तो इसलिए दो वेरिएबल्स तो होने जरूरी है। तो ये पहले तो ये दिमाग में रखिएगा, कोवेरियंस जब भी निकलता है तो उसके लिए दो सिक्योरिटीज का होना जरूरी है, और दो सिक्योरिटीज का एक ही निकलेगा कोवेरियंस, दो नहीं निकलेंगे। जैसे हमने दोनों शेयर्स का अलग अलग वेरिएंस निकाल दिया, अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया। जब कोवेरियंस या कोरिलेशन की बात आएगी तो दो सिक्योरिटीज के बीच में एक ही कोवेरियंस एक ही कोरिलेशन निकलेगा। जैसे हम पीछे कह रहे थे ना कि इनके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक ही तो बोला +1। ठीक है, ऐसे ही कोवेरियंस हो या कोरिलेशन हो, ये दो शेयर्स के बीच में आता है। पहले दो शेयर्स का होना जरूरी है और दो शेयर्स का एक कंबाइंड ही कोवेरियंस आएगा, एक कंबाइंड ही कोरिलेशन आएगा। ठीक, अब आइए एक एक करके बात करेंगे। पहले कंप्यूटेशन कैसे होती है। हमने कहा भाई सबसे पहले काम क्या करो
क्योंकि दो शेयर्स के बीच में निकालना है, तो पहले जो शेयर है पहले वाला, जैसे कि यहां पर शेयर एक्स है, उसका पिछले 2 सालों का क्योंकि रिटर्न दे रखा है वो रिटर्न लिख लो। हमने कहा ठीक है लिख लेते हैं। कितना है 2 सालों का रिटर्न? सर वो है 10 और 16। लो सर 10 और 16 लिख दिया। अब मैं कह रहा हूं कि इसकी डेविएशन भी लिख लो। डेविएशन कहां से चेक करते हैं? सर मीन से चेक करते हैं। मीन कितना था एक्स का? 13 था। 10 माइनस 13 माइनस 3, 16 माइनस 13, 16 माइनस 13 हो गया 3। बस रुक जाओ, अब स्क्वायरिंग नहीं करनी फिलहाल। अब मैंने कहा दूसरी सिक्योरिटी पकड़ो। हमने कहा ठीक है वाई। वाई के पिछले 2 सालों के रिटर्न देखो। सर वाई के पिछले 2 सालों के रिटर्न थे 12, 18, 12, 18, और इसका जो मीन था वो 15 था। तो इसके डेविएशन y माइनस वाई बार 12 माइनस 15 माइनस 3, 18 माइनस 15 3, इसका भी 3 आ गया, माइनस 3 और 3 आ गया। अब ध्यान से प्लीज देखना, यहां पर आप दो सिक्योरिटीज का डेविएशन निकाल चुके हो। दो सिक्योरिटीज का डेविएशन निकाल चुके हो। अगर मुझे कंबाइंड डेविएशन देखना हो, कंबाइंड वेरिएंस देखना हो, जिसको मैं कोवेरिएंस बोल रहा हूं, तो मुझे फिर पता क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के इंडिविजुअल डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना है। मतलब कोवेरिएंस निकालने के लिए आपको क्या करना है? एक्स के डेविएशन और वाई के डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन करना है। -3 इंटू -3, ये तो माइनस माइनस तो फिर प्लस हो जाएगा, उड़ जाएगा माइनस ना, तो 9 हो जाएगा। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अब ये जो आ गया दोनों का कंबाइंड वेरिएशन जो आ गया वो 18 आ गया। लेकिन ये 18 2 सालों का कंबाइंड वेरिएशन है। 2 सालों का कंबाइंड वेरिएशन, मुझे एवरेज चाहिए। तो जैसे पिछले सारे फॉर्मुलाज में आपने n से डिवाइड किया, यहां पर भी डिवाइड कर देंगे। मतलब मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं कि कोवेरिएंस निकालने के लिए आपका फॉर्मूला तैयार है। क्या फॉर्मूला है? कि आप क्या करो, x के डेविएशन लो पहले वाले शेयर, दूसरे वाले शेयर के डेविएशन लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और जो उसका सम है 18 उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। 18 को 2 से डिवाइड कर दो, 9 आ जाएगा। दिस इज कोवेरिएंस। दिस इज व्हाट? कोवेरिएंस। तो पहले आप समझें, जब वेरिएंस की बात हो रही थी, ध्यान से, वेरिएंस की बात हो रही थी, तो हमने क्या किया? हमने इसी का स्क्वायर ले लिया, इसी का स्क्वायर ले लिया। इस बार हम कह रहे नहीं इसका स्क्वायर नहीं, इसका और दूसरी सिक्योरिटी का मल्टीप्लीकेशन। पहले क्या था? इसी का अपने आप से मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3। लेकिन अब यही नहीं कह रहे, हम कह रहे क्या? इसका वेरिएशन और दूसरे वाले का वेरिएशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और वो जो आएगा वो फिर जितने भी सालों को दे रखा है सबका निकाल के जोड़ दो और फिर n से डिवाइड कर दो। ये कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? कोवेरिएंस का फॉर्मूला हो गया x माइनस एक्स मीन, मतलब पहली वाली सिक्योरिटी का डेविएशन, दूसरी वाली सिक्योरिटी का डेविएशन और उसका मल्टीप्लीकेशन। पहली सिक्योरिटी दूसरी सिक्योरिटी का मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद n से डिवाइड। ये हमारा आ जाता है कोवेरिएंस। देखिए अब ना इसी कोवेरिएंस की मदद से मैं आपको कोरिलेशन निकालना सिखाऊंगा। अब ध्यान से प्लीज पहले ये बताओ कि कोवेरिएंस कैसे निकला। सर कोवेरिएंस हमने निकाला, दो सिक्योरिटीज के डेविएशन लिए और दो सिक्योरिटीज के डेविएशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कंबाइंड वेरिएंस निकाल दिया। अब क्योंकि ये जो 18 है ये 2 सालों का कंबाइंड वेरिएंस था, इसलिए हमने इसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जो आपने पहले x का वेरिएशन निकाला ये 3 था। 3 मतलब क्या? 3% ना भाई, मेरा रिटर्न 10% था ना और मीन 13% था, तो ये 3% का डेविएशन है, ये भी 3% का डेविएशन है। तो ये जो मल्टीप्लाई करने पर आया, आपको लगता नहीं क्योंकि 3% को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 9% स्क्वायर आएगा। 3% को मल्टीप्लाई करूंगा 9% स्क्वायर आएगा। ऐसे ही ये भी 9% स्क्वायर आएगा, ये 18% स्क्वायर आएगा। ये 18% स्क्वायर जो है 2 सालों के कंबाइंड डेविएशन का टोटल है, डिवाइड कर दिया 2 से, मतलब नंबर ऑफ ईयर से, तो ये जो आ रहा है ये 9% स्क्वायर आ रहा है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? ये 9% स्क्वायर जो है रीड करना पॉसिबल नहीं है। मैं किसी को बताऊं कि हमारा कोवेरिएंस जो है दो सिक्योरिटीज के बीच में 9% स्क्वायर है, इससे बस यही पता लग पाएगा कि इन दो सिक्योरिटीज के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है क्योंकि साइन प्लस का है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन नहीं पता लग पाएगा। इन दोनों के बीच में जो एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट है वो नहीं पता लग पाएगी। ये तो पता लग जाएगा बिकॉज आगे प्लस का साइन है कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन कितना है, किस एक्सटेंट तक है, ये नहीं पता लग पाएगा। यहां पिक्चर में आता है कोरिलेशन। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कोरिलेशन जो है वो +1 और -1 के बीच में ही वेरी करेगा।
+1 मैक्सिमम, -1 मिनिमम, इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो हमें एक रेंज पता लग जाएगी। अगर हम बोलेंगे +1 है तो परफेक्टली पॉजिटिव है, 0.9 है प्लस में, इसका मतलब पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। -1 है, परफेक्ट नेगेटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, और -0.95 है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब हमें एक एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन पता लगता है। अच्छा, यहां पर हमारा कोरिलेशन +1 है, ऊपर एक पार्ट में दे भी रखा था। अब वो +1 जो है, मतलब कोरिलेशन कैसे आएगा, अब हमें ये बताना आपको। अब ध्यान से देखिएगा प्लीज। हमें क्या करना है, ये 9% जो स्क्वायर है, 9% जो स्क्वायर है, ये कोवेरियंस है, ये रीडेबल नहीं है। लेकिन अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये रीडेबल नहीं है, इसको ना हम क्या करेंगे, क्योंकि ये कंबाइंड डेविएशन है एक्स और वाई का, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई डिवाइड कर देंगे। हमारा जो निकलेगा उसे बोलेंगे कोरिलेशन। ये क्या निकलेगा, कोरिलेशन। मतलब कोवेरियंस लेना है और दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है। आसान, बिल्कुल आसान। अभी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब जरा सोचिए क्यों कर रहे हैं ऐसा। हम यहां पर देखिए 9% स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखोगे दोनों का हमने 3% निकाला था, इसका 3% है, इसका भी 3% था। आप अगर देखो ये 9% स्क्वायर बेसिकली था, और 3% को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 9% स्क्वायर ही हो जाएगा। ये आपस में कटते ही ना यूनिट फ्री हो जाएगा। भाई हमारा कोवेरियंस जो है वो परसेंटेज स्क्वायर में आया है, और नीचे जब हम दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि परसेंटेज में ही होता है, तो उसका परसेंटेज स्क्वायर और ऊपर वाले का परसेंटेज स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारी जो फिगर आएगी ना कोरिलेशन की, वो यूनिट फ्री को फिगर आएगी, यूनिट फ्री। उसके आगे कोई यूनिट नहीं है, आर के आगे हम कुछ भी नहीं लगाते, इवन हम कोवेरियंस के आगे भी कुछ नहीं लगाते, पर वो इंप्लाइड है कि वो परसेंटेज स्क्वायर में आता है, और कोरिलेशन जो है वो यूनिट फ्री है। तो हम यहां पर कह सकते हैं 9/9, देख लो 1 ही आ रहा है, पीछे भी 1 था, इसका मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो हमारा ना फॉर्मूला क्या हो गया, पहले तो हमें कोरिलेशन अगर कंप्यूट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंप्यूट कोवेरियंस। कोवेरियंस आने के बाद आपको क्या करना है, दोनों सिक्योरिटीज के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देना है। फॉर्मूला तो यही है, दोनों सिक्योरिटीज के स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड। क्यों, क्योंकि कोवेरियंस परसेंटेज स्क्वायर में, और हमें एक ऐसे फिगर चाहिए क्योंकि जो रीडेबल हो। तो हमने कहा यूनिट उड़ा दो। यूनिट उड़ाने का तरीका क्या है कि दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो, एक यूनिट फ्री फिगर आ जाएगी। जैसे यहां पर हमारा कोवेरियंस कितना आया, 9, दोनों को 3 × 3, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन 3 था, 9/9 क्या हो गया, 1 हो गया। हम अब देखेंगे 1 के आगे कोई साइन नहीं है, इट्स ओनली +1, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। मैं जानता हूं अब हैवी हो गया होगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने करी। हालांकि हमने 3 बातें नहीं सीख ली, वेरिएंस, दूसरी बात हमने सीखी कौन सी, कोवेरियंस, फिर तीसरी बात सीखी कोरिलेशन। मैं सब कुछ कनेक्ट करता हुआ चलूंगा, सारे एग्जाम्पल्स को मैं अभी एक एग्जाम्पल और करवा के ना अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि सब कुछ ना बिल्कुल टिप्स पे हो जाए आपके। फिलहाल के लिए अभी आप जो है, मैं अभी ना और ज्यादा कुछ बताऊंगा ना थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ेगी। मैं अभी कुछ और बातें भी बोलना तो चाहता हूं, लेकिन बस रुक रहा हूं मैं अभी। इसको नोट कर लो अगर पहले करना है कोवेरियंस का। मैं अभी लिखने का वक्त एक साथ ही दे दूंगा, ठीक है। आओ जरा, अब हम ऐसा करते हैं, कोरिलेशन लिखने का वक्त मैं एक साथ दे दूंगा आपको। हम 7th पार्ट में लिख देते हैं कंप्यूट कोरिलेशन। कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और ये कैसे निकलता है, हम x और y के बीच का कोवेरियंस निकालते हैं, और फिर उन दोनों को उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं। हमारा कोवेरियंस कितना है, 9। अच्छा, मैंने ना ऊपर दिखाने के लिए आपको परसेंटेज स्क्वायर लगा दिया, पर हम कोवेरियंस के आगे भी कोई साइन वाइन लगाते नहीं है, सिर्फ 9 ही लिखते हैं, ठीक है ना, इंप्लाइड है, लगाते नहीं है कुछ। 9, और ये कितना हो गया, 3 × 3, आगे कोई साइन नहीं है तो ऑफकोर्स प्लस का ही है, +1 हो गया, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये ऊपर गिवन भी था। चलिए अब ना ऐसा करते हैं, आप पहले ना ये सब चीजों को नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
फिर मैंने अभी तक जितनी बातें अब बोल दी हैं, वेरिएंस, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, अब ये सब आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, मैं अभी एक दो और एग्जांपल लेके सारी बातें बढ़िया से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये लीजिए, पहले आप वेरिएंस के बारे में नोट कर लीजिए। उसके बाद ये रहा कोवेरिएंस। ये रही कोवेरिएंस की कंप्यूटेशन, और कोवेरिएंस की मदद से ही क्या निकलता है, कोरिलेशन। रेगुलर बैच में ना मैं इस पे थोड़ा सा और थ्योरेटिकल बातें भी लिखवा देता हूं, पर क्योंकि अभी फास्ट ट्रैक बैच है और रिलेवेंट चीजें ही लिखी है हमने यहाँ पर। ये एग्जाम्पल जो हमने किया था, इसको प्लीज हो सके तो पूरा प्रैक्टिस करना फिर से, और फिर आप अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ना। अब जो बातें हमने आज सीखी है ना, वो इस क्वेश्चन के थ्रू सारी प्रैक्टिस हो जाएंगी। अब आराम से बिल्कुल पेशेंस के साथ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दो सिक्योरिटीज दे रखी है, फिर से सिक्योरिटी एक्स, सिक्योरिटी वाई, 3 सालों का डेटा है, 2 नहीं 3 सालों का डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले उसने एक्सपेक्टेड रिटर्न मांगा, इसका मतलब हमसे मीन की डिमांड कर रहा है। और मीन हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक्स बार, जोड़ दो भाई, 9 प्लस 12 प्लस 18, 3 साल है तो 3 से डिवाइड, 39/3, कितना परसेंट हो गया, 13%। 13% मतलब डी इज द आंसर, खत्म। ऐसे ही एक्सपेक्टेड वाई का मांगा है, मतलब वाई बार, और हमारा 6 + 30 + 18 डिवाइड बाय 3, 54/3, ये आ रहा है 18%। 18% का मतलब हो गया सी इज द आंसर, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन मांगा एक्स का, कैसे निकालते हो स्टैंडर्ड एविएशन, मुझे जरा बताओगे स्टैंडर्ड एविएशन कैसे निकलता है। सर पहले तो हम रिटर्न ले लेते हैं, रिटर्न ले लेते हैं अलग अलग सालों का। एक्स कितना कितना है बताओ भाई। सर पहले साल का है इसमें 9 और 12 और 18, 9 12 18। फिर हम क्या कर लेते हैं, x माइनस एक्स मीन, मतलब डेविएशन ले लेते हैं। हमारा x मीन 13% था, 9 - 13 हो गया -4, 12 - 13 हो गया -1, 18 - 13 हो गया 5। और फिर हमें इसकी स्क्वायरिंग करनी होती है, x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, ये आ गया हमारा 4 × 4 16, 1 × 1 1, 5 × 5 25, और ये हमारा टोटल आ गया 17 + 25 42। 42 इसमें ना हमसे मांगा नहीं है, पर मान लीजिए मैं आपसे ये भी कहता कि वेरिएंस निकाल के बता दो, तो वेरिएंस कैसे निकालते। ध्यान रखो, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला से अगर छतरी हटा दी जाए, या ये कहे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दिया जाए, तो हम बोलेंगे वो वेरिएंस है। मतलब छतरी हटाने का क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय n, सिर्फ अगर यही रखा जाए, मतलब 42 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, 42 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, तो ये जो आएगा इसको वेरिएंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको वेरिएंस बोलेंगे। अब वेरिएंस का प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है ये डेविएशंस का स्क्वायर है, जो कि रीडेबल नहीं है। मतलब इसके आगे अगर मुझे साइन लगाना हो तो परसेंटेज स्क्वायर का साइन लग जाएगा, तो रीडेबल नहीं है। तो हमने कहा इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है, इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देते हैं।
मैं फॉर्मूला पूरा लिख रहा हूं, हालांकि मुझे 14 का ही स्क्वायर रूट करना है ना। फॉर्मूला क्या है, इसी ऊपर वाले वेरिएंस के फॉर्मूला के ऊपर छतरी लगा दी है, समेशन ऑफ x माइनस x मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय n। 42/3 का मतलब 14 का स्क्वायर रूट निकाल देना है। 14 का स्क्वायर रूट अगर हम निकाल देते हैं तो 3.74% आ रहा है। 3.74% इज द आंसर, मतलब ए करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान रखें, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सिक्योरिटी का आता है, कोवेरियंस दो सिक्योरिटीज के बीच में आता है, कोरिलेशन दो सिक्योरिटीज के बीच में आता है। जहां तक वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल है, हर एक सिक्योरिटी का अलग अलग आता है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब हम y का भी निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। y के रिटर्न बताओ इंडिविजुअल ईयर्स के। सर 630 और 18, 630 और 18। y का मीन कितना था? सर y का मीन था 18, तो 6 माइनस 18 माइनस 12, 30 माइनस 18 12, 18 माइनस 18 तो 0 हो गया। फिर हम इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, 12 इंटू 12 144, ऐसे ही ये भी 144, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 288। मुझे फिर से बताइए, अगर मैं वेरिएंस निकालता तो वेरिएंस कैसे निकालते? सर वेरिएंस में बस आप ऊपर स्क्वायर रूट मत लगाइए, सिग्मा y माइनस वाई मीन का स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाय n कर देंगे तो ये वेरिएंस आ जाएगा। 288 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस उसने मांगा नहीं है हमसे, पर मांगा होता तो ऐसे निकलता। और हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली ऊपर जो 96 निकाला है उसी का स्क्वायर रूट ही तो लेना है। मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं पूरा, y माइनस वाई मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय n करके जो आया उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो 288/3 मतलब 96 का ही स्क्वायर रूट लेना है, जो कि आएगा 9.797, 9.80% कर देते हैं। हालांकि हमारे ऑप्शन में 9.79 है तो हम 9.79 ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी इज द आंसर। देखिए भाई, इतना एब्जॉर्ब करें। अब हमें ना कोवेरियंस निकालना है सिक्योरिटी x और सिक्योरिटी y के बीच में। ध्यान रखें, जब भी कोवेरियंस की बात आएगी तो ये दोनों सिक्योरिटीज का एक कंबाइंड ही निकल के आता है। कोरिलेशन भी दोनों सिक्योरिटीज का कंबाइंड निकल के आता है जहां तक वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल है, क्योंकि वो रिस्क बताते हैं। इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का रिस्क निकल सकता है वेरिएंस के टर्म्स में भी और स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में भी, ये दोनों रिस्क ही बताने वाले हैं। और जहां तक कोवेरिएंस और कोरिलेशन का सवाल है, ये दोनों बताते हैं मूवमेंट किस तरह की है, दोनों सिक्योरिटीज के बीच में सेम डायरेक्शन की मूवमेंट है या अपोजिट डायरेक्शन की मूवमेंट है। कोवेरियंस जब निकालते हैं तो वो कुछ भी आ सकता है, वो अनरेस्ट्रिक्टेड है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है सच। लेकिन जब कोरिलेशन की बात होती है तो वो -1 और +1 के बीच में ही आएगा और वो यूनिट फ्री आएगा। इसलिए कोरिलेशन एक बेहतर स्टैटिस्टिकल टूल है जब हम बात करते हैं दो सिक्योरिटीज के बीच में कोरिलेशन की। चलिए अब पहले कोवेरियंस की बात करते हैं। मैंने कहा ज्यादा कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, दोनों सिक्योरिटीज के डेविएशन निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और वो जो भी आए नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। नहीं, हमने कहा पहले हम x के रिटर्न लिख लेते हैं पास्ट ईयर्स के। x के रिटर्न पास्ट ईयर्स के हमें कितने दे रखे हैं? सर x के रिटर्न दे रखे हैं 9 12 18, 9 12 और 18। फिर इसके डेविएशन निकाल दो। हमारा जो एवरेज रिटर्न था x का, या कहें मीन था, मीन हमारा कितना आया था? मीन हमारा आया था 13 आया था मीन। 13, 9 माइनस 13 कितना हो गया? -4, 12 माइनस 13 -1, 18 माइनस 13 हो गया 5। और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ऐसे ही y के रिटर्न लिख लेंगे। y के रिटर्न हमारे कितने हैं? 6 30 और 18, 6 30 और 18, 6 30 और 18। फिर हमने कहा y के डेविएशंस निकाल लेते हैं मीन से। मीन y का 18 था तो 6 माइनस 18 हो गया -12, 30 माइनस 18 हो गया 12, 18 माइनस 18 हो गया 0। हालांकि आप देखोगे तो ये x माइनस एक्स मीन, y माइनस वाई मीन हमने ऊपर भी निकाला था। जब डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता है ना तो हम एक ही कॉमन कैलकुलेशन करते हैं और वो सबके लिए काम आ जाती है। पर क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है, हमें कुछ आएगा तो शायद एक आध चीज ही आएगी, सारी चीजें तो वो पूछ नहीं पाएगा। हमने फिर इसलिए अलग अलग कर ली बात, कोई दिक्कत नहीं है। आपने दोनों के डेविएशन निकाल दिए, दोनों के डेविएशन निकाल दिए। अब इन दोनों के डेविएशन को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम
x माइनस एक्स मीन, y माइनस वाई मीन को मल्टीप्लाई कर देने वाले। -4 इंटू -12 हो जाता है 48, प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, -1 इंटू 12 -12, 5 इंटू 0 0, और ये कितना आ गया हमारा 36 आ गया, 36 आ गया। ये कितना आ गया 36। तो हमारा कोवेरियंस जो है वो कैसे निकलता है? कोवेरियंस हमने कहा भाई देखो, दो सिक्योरिटीज के डेविएशन का पहली तो मल्टीप्लीकेशन है, दो सिक्योरिटीज के डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि ये 36 3 सालों के डेविएशन है, 3 से डिवाइड कर देंगे। 36/3 कितना हो गया 12, 36/3 कितना हो गया, ये हो गया 12 हो गया। ऊपर 12 आंसर में है, हाँ जी है। और प्लस में आया कि माइनस में आया? सर प्लस में आया है। तो सर क्या ये माइनस में भी आ सकता है? हाँ जी माइनस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। भाई हमने यहाँ पे माइनस साइन तोड़ा ही नहीं है। जैसे ये मान लो -12 की जगह -50 होता तो ये माइनस आता, और प्लस माइनस का साइन तो जरूरी है यहाँ पर। प्लस माइनस साइन जरूरी क्यों है? क्योंकि ये बताएगा डायरेक्शन, प्लस का साइन बताएगा सेम डायरेक्शन, माइनस का साइन बताएगा अपोजिट डायरेक्शन। तो प्लस माइनस साइन तो यहाँ जरूरी है। यहाँ पे हमारा प्लस या यहाँ पे हमारा माइनस साइन को उड़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है। माइनस साइन प्लस साइन हम रखना चाहेंगे बिकॉज यही तो है जो डायरेक्शन बताएगा। इसमें से अगर आप साइन भी उड़ा दोगे तो फिर बचेगा क्या कोवेरियंस में? कोवेरियंस को तो फिर इंटरप्रेट करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जो कोवेरियंस 12 आया ये अभी भी रीडेबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये परसेंटेज स्क्वायर है। ये क्या है? परसेंटेज स्क्वायर है, जो कि रीड नहीं हो सकता। इसलिए हम कोवेरियंस को डिवाइड करते हैं दोनों सिक्योरिटीज के स्टैंडर्ड डेविएशन से, और क्या आ जाता है? कोरिलेशन। मतलब अगला जो पार्ट उसने पूछा है कोरिलेशन आर, कोरिलेशन कैसे निकलेगा? दोनों सिक्योरिटीज के बीच में जो कोवेरियंस निकाला है एक्स और वाई के बीच में, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से आप डिवाइड कर दीजिए। कोवेरियंस हमने दोनों के बीच में कितना निकाल रखा है? सर वो निकाला है हमने 12, और दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने निकाला हुआ है वो कितना निकाला हुआ है? सर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हुआ हमने 3.74 और 9.79, 3.74 9.79। इससे हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 3.74 और 9.79। जरा बताना कितना आ रहा है हमारा कोरिलेशन। ऑफ कोर्स ये 1 से नीचे ही आएगा, -1 और +1 के बीच में ही होगा। आप चाहे चेक करना, 3.74 से डिवाइड किया, फिर 9.79 से डिवाइड किया, और ये आ रहा है प्लस साइन ऑफ कोर्स आएगा 0.33 आ रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 0.33। अब आप देखिए ना, प्लस 0.33 को रीड करना 12 के मुकाबले में आसान है। भाई कोवेरियंस 12 में क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आता इससे। लेकिन जब हम बोलते हैं 0.33 का पॉजिटिव कोरिलेशन है, कोवेरियंस हो कोरिलेशन हो, दोनों के दोनों डायरेक्शन तो बताते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोरिलेशन ज्यादा बेहतर क्यों है? क्योंकि ये मुझे एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बताता है। अब जैसे जैसे मान लो ये +1 के नजदीक होगा तो हम बोलेंगे दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन जैसे ये 1 से दूर होता जाएगा, मान लो 0.95 है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, 0.9 है, कम थोड़ा सा हो गया, 0.85 और कम हो गया, 0.33 मतलब अब कहीं ना कहीं इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव कोरिलेशन वीक पड़ता जा रहा है। 0 तक पहुंच जाएगा तो नो कोरिलेशन, नो रिलेशन, और जैसे जैसे फिर वो नेगेटिव के पास जाता जाएगा हम बोलेंगे वीक नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, और -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव, +1 का मतलब परफेक्ट पॉजिटिव, और +1 के नीचे है लेकिन नजदीक 1 के स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। आ रही है बात समझ में? ये मतलब है। अब आप देखिए कितना सिंपल एमसीक्यू पूछा, बस आपको फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। क्या पूछा उसने? दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, कहता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल दीजिए, मतलब आर निकाल दीजिए। अब आर निकालने का क्या तरीका है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का क्या तरीका है? सर हम कोवेरियंस लेते हैं, दो सिक्योरिटीज यहां पर एक्स वाई दे रखी है, दोनों के बीच का कोवेरियंस लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से डिवाइड कर देंगे। कोवेरियंस हमें कितना दे रखा है? माइनस, माइनस में है, इसका मतलब हमारा ऑफ कोर्स कोरिलेशन भी माइनस में आएगा, 8। अच्छा 2 इंटू 4, अरे ये तो -1 ही आ गया, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। सिंपलेस्ट एमसीक्यू, -1, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। एग्जामिनेशन एमसीक्यू बताओ। अच्छा मुझे अब ये बताइए कि हमने अभी तक कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल सीख लिए हैं। सर हमने सीखा है एक तो मीन, हमने सीखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने सीखा है वेरिएंस, और हमने सीखा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। याद है सीवी सीखा था? सीवी का फॉर्मूला क्या था?
स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। हमने सीखा है कोवेरियंस, कोवेरियंस सीखा है, और हमने सीखा है कोरिलेशन, कोरिलेशन भी सीखा है। हमने अभी तक ये सारे स्टैट्स के टूल सीखे हैं। अब आप जरा समझिए कि ये जो स्टैटिस्टिकल टूल था ये बता रहा था रिटर्न को लेकर कुछ बात, रिटर्न कंप्यूट करने का तरीका था ये तीनों के तीनों जो हैं ये रिस्क की बात कर रहे थे। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में तो सिर्फ एक छतरी का ही फर्क है, नहीं स्क्वायर रूट का ही फर्क है। वेरिएंस से ज्यादा बेहतर है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि वो इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि वेरिएंस जो है वो परसेंटेज स्क्वायर में आता है, उसका स्क्वायर रूट निकाल दे तो वो परसेंटेज में हो जाता है। और सीवी कब काम आता है? जब दो सिक्योरिटीज का रिटर्न और रिस्क अलग अलग हो तो हम रिस्क पर परसेंटेज ऑफ रिटर्न कंप्यूट कर लेते थे, तो वो सीवी होता था। और ये दोनों भी एक ही बात बताते हैं, और ये दोनों बेसिकली बताते हैं को मूवमेंट। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं को मूवमेंट। डायरेक्शन क्या है? इनके आगे साइन बड़ा मैटर करता है, प्लस का या माइनस का, साइन बड़ा मैटर करता है। और इन दोनों में से भी बेहतर कौन सा है? कोरिलेशन। अब मैं ये सारे फॉर्मूलाज जो मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं, मैं अब आपको एक समरी बनवा रहा हूं, और आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है। दिमाग में बात आप चाहते हैं कि आपके रहे, अच्छे से रहे, तो ये समरी मेरे साथ साथ बनाइएगा, और बहुत ज्यादा जरूरी है। जब एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, मैं अगर नहीं भी बनवाऊं क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच है, तो आपको खुद से एक समरी फिर पूरी बनानी है सारे फॉर्मूलाज की, पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज यूज होंगे। फिलहाल अभी तक, क्योंकि सब खिचड़ी ना बन जाए, मैं अभी तक जितने भी फॉर्मूलाज आपके साथ डिस्कस किए हैं सबकी एक समरी बनवा रहा हूं। आइए जरा बनाते हैं समरी। हेडिंग डालिएगा आप समरी वर्ड। अच्छा ये जरूर नोट कर लेना, ये बड़ा काम आएगा आपके बाद में। ये लो, पहले नोट कर लो अगर करना है तो। हमने सबसे पहले कंप्यूट किया था एक्सपेक्टेड रिटर्न, है ना? सबसे पहले क्या कंप्यूट किया था? एक्सपेक्टेड रिटर्न। और एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब था कि हम बेसिकली मीन कंप्यूट कर रहे थे, और ये मीन निकालने के दो तरीके थे। हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट ईयर्स, समेशन ऑफ एक्स लेंगे, डिवाइड बाय एन करेंगे, और या फिर हमने कहा था एक और भी तरीका था, रिटर्न लेना है, रिटर्न इन ईच इकोनॉमिक कंडीशन, रिटर्न इन ईच इकोनॉमिक कंडीशन, और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? प्रोबेबिलिटी से। ठीक, ऐसा कुछ था। फिर हमने निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर हमने निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने दो तरीके से निकाला। पहले हमने लिए पास्ट ईयर्स को बेस, जो कि फॉर्मूला था समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय एन का स्क्वायर रूट, और फिर हमने कहा था कि हम समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? प्रोबेबिलिटी से। और अगर हमें वेरिएंस कंप्यूट करना हो, अब क्योंकि वेरिएंस भी हम जानते हैं, वेरिएंस कंप्यूट करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? बस ये छतरी हटा देनी चाहिए, एक्स माइनस एक्स मीन स्क्वायर डिवाइड बाय एन, और या फिर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। सर एक क्वेश्चन आप प्रोबेबिलिटीज वाला भी करा देते? हाँ मैं वो भी करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आइए। उसके बाद हमने बात करी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी की। और सीवी कैसे आता है? स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिवाइड कर देते हैं मीन से, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं किससे? मीन से। फिर हमने आज बात करी है कोवेरियंस। हमने किसकी बात करी आज? कोवेरियंस। कोवेरियंस हमने निकाला कैसे? हमने कहा भाई देखो समेशन लेना है किसका? एक्स के डेविएशन का और वाई के डेविएशन के मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइड कर देंगे एन से, और यही अगर प्रोबेबिलिटी हो तो हमें एक्स के डेविएशंस वाई के डेविएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए अब दिख रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, ये आ जाएगा कोवेरियंस। फिर हमने कहा कोरिलेशन अगर निकालना हो तो हमने कहा भाई कोरिलेशन निकालना तो और भी आसान है, क्या करें? जो ये कोवेरियंस निकाला है उसको डिवाइड कर दीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स से, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से। ये एक्स और वाई के बीच में कोवेरियंस है, और इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से डिवाइड कर दीजिए। स्टैटिस्टिकल टूल्स की बात करें तो ये सारे स्टैट्स के टूल्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। हमने इसके अलावा क्या किया था याद है आपको?
हमने टू एसेट पोर्टफोलियो की बात करी थी, टू एसेट पोर्टफोलियो की बात की थी, और टू एसेट पोर्टफोलियो में हमने पहले निकाला था एक्सपेक्टेड रिटर्न। टू एसेट पोर्टफोलियो का निकाला था एक्सपेक्टेड रिटर्न। कैसे निकाला था? रिटर्न ऑफ ए, वेट ऑफ ए, प्लस रिटर्न ऑफ बी, वेट ऑफ बी। दो शेयर्स थे ए और बी, उनका ऐसे हमने रिटर्न निकाला था। और अगर हमें टू एसेट पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क निकालना है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड निकालना है ए और बी का, तो हमने फिर एक फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला हमारा क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी, मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अब आप जानते हैं व्हाट इज कोरिलेशन। पिछले क्लास में जब हमने कोरिलेशन पे बात की थी, मैंने आपको कोरिलेशन की फिगर्स दी थी। अब हमें कोरिलेशन निकालना भी आता है, और कोरिलेशन निकालने के बाद हम इसको आराम से कंप्यूट कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया था कि अगर R परफेक्ट पॉजिटिव हो, रिस्क यहां मैक्सिमम आता है, लेकिन शॉर्टकट लग जाता है। शॉर्टकट क्या लगेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी। और अगर कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव हो तो भी शॉर्टकट लग जाएगा। क्या लगेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए, माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी। कोरिलेशन जीरो होगा तो उस केस में आर जीरो होने की वजह से ये वाला पोर्शन जरूर जीरो हो जाएगा, फॉर्मूला छोटा हो जाएगा, पर शॉर्टकट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आर कुछ भी है, मतलब प्लस 0.8, माइनस 0.65 कुछ भी है, तो उस केस में तो ये पूरा ही फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। सब खिचड़ी ना बने, प्लीज ये समरी नोट कीजिएगा, आप रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन नहीं करोगे तो बात बन नहीं पाएगी। फास्ट ट्रैक बैच है, मेरी भी मजबूरी समझिए। मैं भी आपको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस करवाता ही चले जाऊंगा इस बैच में, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, टाइम को दिमाग में रखते हुए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रखते हुए। अब आज की क्लास देखने के बाद ना, अब आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया वो ठीक से समझ में आया, या आपको लगता है कि इसमें फर्दर प्रैक्टिस नीडेड है। क्योंकि आप जैसा मुझे बताएंगे उसी हिसाब से मेरी अगली क्लास में स्ट्रैटेजी रहने वाली है। हालांकि मैं एक क्वेश्चन अगली क्लास में आते ही प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे भी करवाऊंगा, जिसमें हम प्रोबेबिलिटीज वाला जो है वो पार्ट कवर करेंगे। उसमें फिर से हम सारा एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोरिलेशन, कोवेरिएंस प्रोबेबिलिटीज की मदद से कंप्यूट करना सीखेंगे। आज हमने हिस्टोरिकल डेटा की मदद से सीखा था, प्रोबेबिलिटीज का हम एक क्वेश्चन कवर करके फिर अपने कॉन्सेप्ट को हम बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, हमेशा की तरह वीडियो तो आप लाइक कर ही देते होंगे, और कमेंट करके मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक ग्रुप में एडिट नहीं हैं, नोट्स वगैरह के अपडेट्स वगैरह अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइमली मिलते रहें, मैं ग्रुप में कैसे ऐड होना है पहले कई बार पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।